नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के ग्रामीण युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार उनके टैलेंट के पहचानने के सार्थक प्रयास होते दिखाई नहीं देते। सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की दुर्दशा अक्सर सामने आती रही है। इसी कड़ी में उपमंडल सफीदों के गांव जामनी के एक कराटे चैंपियन युवक गौतम कुमार का दर्द भी सामने आया है। यह एक युवक 7 बार गोल्ड, 10 बार सिल्वर व 4 बार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इसके अलावा उसके पास अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लगभग 70 से अधिक अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार द्वारा इस तरह के खिलाड़ियों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने सचिव अश्विन शर्मा को सभी पदों से निलंबित कर दिया है। यही नई शिकायत मिलने के बाद कड़ा संज्ञान लेते हुए संघ ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। यह फैसला रविवार को हरियाणा बॉक्सिंग संघ की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। रोहतक स्थित कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल सिंधु ने की। इस मौके पर हरियाणा बॉक्सिंग संघ के कोषाध्यक्ष कैप्टन परवीर गहलोत ने बताया कि बैठक के दौरान संघ के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल सिंधु के पास आई विभिन्न शिकायतों को लेकर चर्चा की गई। परवीर गहलोत ने बताया कि अध्यक्ष को पिछले कुछ समय से अनुशासनहीनता व पैसे की ठगी के आरोपी की शिकायतें मिल रही थी। इसमें मुख्य शिकायत हरियाणा बॉक्सिंग संघ के सचिव अश्विनी शर्मा के खिलाफ थी। उन पर झूठे वादे करने और प्रलोभन देकर रुपए ऐंठने, संघ के संविधान के विपरीत असंवैधानिक व गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। रविवार को प्रदेश में 115 नए केस मिले और 17 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 5 जिलों में कोई केस नहीं मिला और 3 जिलों में केवल एक केस मिले। वहीं रविवार को 217 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 1685 रह गए हैं और रिकवरी दर की बात करें तो 98.56% पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,68,378 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,57,308 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 9,385 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रेन के जरिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से रविवार को बांग्लादेश के लिए पहली बार सूती धागे की खेप रवाना हुई। 20 VPU वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक विवेक शर्मा ने बताया कि पहले पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में और आसपास के व्यापारी इन वस्तुओं को सड़क मार्ग से कम मात्रा में बांग्लादेश तक पहुँचाते रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा लागत आती थी। लॉकडाउन की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया था, तब रेलवे अधिकारी व कर्मचारी माल वाहकों के पास पहुंचे, उन्हें रेलवे की ओर से परिवहन की सुविधा देने की बात कही, तो वहीं माल वाहकों ने तुरंत इस सुविधा का लाभ उठाने का आश्वासन दे दिया। कंडेला खाप के चौधर को लेकर गांव कंडेला के ऐतिहासिक चबूतरे पर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गांव कंडेला के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश को कंडेला खाप का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कंडेला खाप अध्यक्ष को लेकर 3.5 महीने पूर्व भी पंचायत हुई थी। अध्यक्ष पद पर रार को देखते हुए ओम प्रकाश तथा टेकराम कंडेला से इस्तीफा ले लिया गया था और 2 महीने बाद कंडेला खाप अध्यक्ष की नियुक्ति करने की बात पंचायत ने कही थी। रविवार को हुई पंचायत में ओम प्रकाश को कंडेला खाप का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद टेकराम कंडेला ने उन्हें अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। टेकराम कंडेला का कहना था कि सरकार के इशारे पर गांव के कुछ लोगों ने नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भिवानी का छोरा छाया रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती किसानी करने वाले परिवार से निकले मनीष कौशिक की खेती के साथ साथ बॉक्सिंग में भी रुचि बढ़ी। बचपन में खेती में सहयोग करते करते बॉक्सिंग खेल में शौक बन गया। बॉक्सिंग के शौक ने मनीष कौशिक को आज टोक्यो की टिकट दिला दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भिवानी के गाँव देवसर में जन्मे बॉक्सर मनीष कौशिक का करीब 10 से 15 सेकंड तक जिक्र किया। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में मनीष कौशिक का जिक्र करने पर पैतृक गाँव देवसर व खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन के बाद विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गांव देवसर निवासी मनीष कौशिक ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने मनीष कौशिक को ओलंपिक में सोना जीतकर देश की झोली में डालने का भी दावा किया। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि 5 जुलाई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। वैसे तो गत सप्ताह जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही 1 सप्ताह के लिए इसका समय बढ़ाया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है और यूनिवर्सिटी में लैब आदि को लेकर कुछ ढील दी गई है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन में कुछ और राहत प्रदान करते हुए इसे 5 जुलाई तक बढ़ाया है। इस बार के आदेश में यूनिवर्सिटी कैंपस, लैब आदि
को खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रिसर्च स्कॉलर, प्रैक्टिकल क्लासेज, लेबोरेटरी, रोमेडियल के लिए कोविड के नियमों के तहत खोलने की अनुमति रहेगी। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगे। विभाग की तरफ से महिलाओं और बच्चों को लेकर जल्दी नए कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। प्रदेश में 5 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में कई तरह की राहत दी गई है। नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें अब 9 बजे से लेकर 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा सरकारी आदेश में रेस्टोरेंट, बार एंड होटल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक तथा 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे और धार्मिक स्थल पर एक समय में सोशल डिस्टेंस के नियमों के साथ 50 लोगों को अनुमति रहेगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी कोविड गाइडलाइन के साथ साथ 50 लोगों को अनुमति रहेगी। रविवार को जारी एक आदेश में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने कुछ और राहतें प्रदान करते हुए इस आशय का ऑर्डर जारी किया है। लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह के लिए यानी 5 जुलाई तक बढ़ाई गई है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि अब 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेने का निर्णय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिया गया है, जिसके चलते इस बार जींद जिले के 12वीं कक्षा के 17,500 से अधिक सभी छात्र आंतरिक मूल्यों के आधार पर पास होंगे। ऐसे में इस बार जिले भर के महाविद्यालयों में दाखिले के लिए होड़ रहेगी। 17,500 विद्यार्थियों के लिए जिले भर के 16 कॉलेजों में मात्र 10,500 सीटें ही हैं। अभी तक 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इस कारण कॉलेजों में दाखिले के लिए भी उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आएगा तो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा के लिए कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने बीएसपी के साथ गठबंधन की चर्चाओं को विराम दे दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए कहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में AIMIM के 100 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। उनकी सूची भी तैयार होने लगी है। ओवैसी ने लिखा, पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हम ओम प्रकाश राजभर साहब की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। पिछले कई महीनों से जारी चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लद्दाख के 3 दौरे पर पहुंचे हैं। सबसे पहले वे लेह पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व सैनिकों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 30 से 40 वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। लद्दाख दौरे पर राजनाथ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हाल भी जानेंगे। देश में 5G सेवा का ट्रायल हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि ट्रायल कैसे होता है? आपको बता दें कि 5G ट्रायल दरअसल फिल्म की शूटिंग जैसे होता है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि फिल्म शूटिंग का दायरा कुछ मीटर होता है, जबकि 5G ट्रायल का आधे किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर का दायरा होता है। कंपनी ट्रायल के लिए आधे से 1 किलोमीटर रेडियस का इलाका चिन्हित करती है। वहां अस्थायी टावर से 5G सेवा देते हैं, जिसके लिए काऊ यानी सेलुलर ऑन व्हील का प्रयोग होता है। काऊ लगाने के बाद इलाके में वास्तविक दुनिया से हालात बनाते हैं। वॉलंटियर्स के पास 5G सिम लगे फोन होते हैं। दरअसल कंपनियां ट्रायल के दौरान यह देखना चाहते हैं कि 5G सेवा का जो भी संभावित इस्तेमाल होने वाला है उसमें कहीं परेशानी न आए। नेटवर्क मिलने के बाद कोई मोबाइल पर बात करते हुए चलता है तो कोई एक जगह खड़े रहकर फोन इस्तेमाल करता है, कोई कार में घूमते हुए फोन का इस्तेमाल करता है, कोई लैपटॉप चलाता है तो कोई डेस्कटॉप, कोई लिफ्ट में फोन का इस्तेमाल करता है तो कोई छत पर। एक इलाके में करीब 100 डिवाइस तैनात होती हैं। देश में कंपनियां 6 महीने से ट्रायल करेंगी। इस दौरान गर्मी, ठंड, बरसात हर मौसम में गुणवत्ता परखी जाएगी। शहर, गाँव, कस्बे हर परिवेश में ट्रायल होगा। जब हर परिवेश, हर मौसम में सुचारू 5G सेवा के प्रमाण मिल जाएंगे तभी कॉमर्शियल लॉन्चिंग की अनुमति मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को यूपी के कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परोंख पहुंचे। यहां आने के बाद वे भावुक नजर आए। हेलीपैड पर उतरकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि को नतमस्तक होकर मिट्टी को स्पर्श किया और उसे माथे से लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गाँव के मेरे जैसे एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने यह कर दिखा दिया। यहाँ अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी रहूं, मेरे गाँव की
मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के लोगों की यादें सदैव मेरे दिल में रहेंगी। मेरे लिए परौंख केवल एक गांव नहीं है, यह मेरी मातृभूमि है जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की प्रेरणा सदैव मिलती रही है। भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर में भी यही सीख दी जाती थी। माता पिता और गुरु तथा बड़ों का सम्मान करना हमारी ग्रामीण संस्कृति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। IIT खड़गपुर ने JEE एडवांस का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा की तारीख, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, काउंसलिंग शेड्यूल को बाद में रिलीज किया जाएगा। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस साल JEE मेन की परीक्षा किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। राजस्थान में JEE एडवांस की परीक्षा 9 शहरों में होगी। इसमें अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर शामिल है। फीमेल, SC, ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 1400 रुपए रखा गया है। वहीं अन्य सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 2800 रुपए होगा। इस साल JEE मेन से JEE एडवांस के लिए कम से कम 2.5 लाख छात्र क्वालिफाई करेंगे। स्कोर टाई होने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है। इंडियन आर्मी ने सैनिक जनरल ड्यूटी यानी GD की भर्ती के लिए फीमेल कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जून से शुरू हो गए हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।